ईरान में देश के दिवंगत सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला खामनेई के सुपुर्द खाक होने से पहले ही अमेरिका ने ईरान पर जबरदस्त हमला किया है। वहीं ईरान ने भी प्रतिकार में यानी बदले में अमेरिकी समर्थक देशों संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। जाहिर है जो आग ठंडी पड़ चुकी थी वो फिर से सुलग गई है। अमेरिकी सेना का दावा है कि उसने ईरान के लगभग 90 ठिकानों को निशाना बनाया। लगातार दूसरे दिन ईरान के अलग अलग शहरों में मिसाइल हमले किए गए। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी हमले में 2 दिन के अंदर कुल 14 ईरानियों की जान चली गई। आईआरजीसी ने धमकी दी कि वो इसका बदला जरूर लेंगे। अमेरिकी सेंटकॉम ने हमलों की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट में कमर्शियल जहाज़ों और निर्दोष नाविकों पर हमला करने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना था। अमेरिकी सेना ने गुरुवार तड़के ईरान पर हमला किया और कई आईआरजीसी के कई ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी का एयर डिफेंस सिस्टम, तटीय निगरानी उपकरण, मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, नौसैनिक क्षमताएं और ईरान के तटवर्ती इलाकों में सैन्य लॉजिस्टिक्स ढांचा शामिल था। सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये ताज़ा हमला ईरान में पिछली रात किए गए सफल आक्रामक हमलों के बाद किए गए हैं। वहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने पुष्टि की है कि उसने भी रात भर कुवैत और बहरीन स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। आईआरजीसी ने कहा है कि ये अमेरिका को सीज फायर तोड़ने की सजा और साथ ही अमेरिका को चेतावनी दी गई है कि अगर उसके हमले जारी रहे तो ईरान क्षेत्र में मौजूद अन्य अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाएगा। हमले के चंद घंटों पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारी चोट पहुंचाने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा कि ये हमले बुधवार को ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाज़ों पर जो बमबारी की थी उसके जवाब में किए गए हैं। अगर ऐसा फिर हुआ तो इसका जवाब इससे भी कहीं अधिक कठोर होगा। ट्रंप की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा, हम अभद्रता का जवाब अभद्रता से नहीं देते बल्कि कार्रवाई से देते हैं, निडर होकर और पूरे साहस के साथ। ईरानी मीडिया के अनुसार देश के दक्षिणी तटीय इलाकों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गई और फारस की खाड़ी में ईरान के नियंत्रण वाले द्वीपों को निशाना बनाया गया। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगैर गालिबाफ ने इन हमलों पर प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, अमेरिका ने अब तक यह नहीं सीखा कि धमकाने और अपने वादे तोड़ने की कीमत अब चुकानी पड़ती है। मैं साफ शब्दों में कहता हूं, अगर आप हमला करेंगे तो जवाबी हमला भी झेलेंगे। बेकार की छटपटाहट मत दिखाइए वरना आप और गहरे संकट में फंस जाएंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट केवल ईरानी व्यवस्था के तहत ही खुलेगा, अमेरिकी धमकियों के दम पर नहीं। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 3 कमर्शियल जहाज़ों को निशाना बनाया था और उसी के जवाब में अमेरिका ने उस पर अटैक किया है। तो ईरान ने दो टूक कहा कि उसने अमेरिकी हमलों के जवाब में बुधवार तड़के बहरीन और कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जवाबी हमले किए हैं। खास बात यह है कि ईरान की जिस बंदरगाह पर भारत ने मोटा निवेश किया है उस चाबहार बंदरगाह को भी अमेरिकी सेना ने गुरुवार को निशाना बनाया। ईरान के तटीय इलाकों के अन्य हिस्सों जिनमें कोनार्क और चाबहार शहर भी शामिल है, इन सभी में कई विस्फोटक की आवाज जो है वो सुनाई दी है। कई विस्फोट इनमें हुए हैं, कई धमाके इसमें हुए हैं। ईरानी सरकारी टीवी ने बताया कि बंदर अब्बास में 8 विस्फोट हुए हैं, जबकि दक्षिणी ईरान के सिरिक और जासिक बंदरगाहों पर 2-2 मिसाइलें गिराई गई हैं। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ एसके मलिक साहब हैं जो कि एक डिफेंस एक्सपर्ट है। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ है, वो भी एक डिफेंस एक्सपर्ट है। और हमारे साथ डॉक्टर अजिताभ है जो कि एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सबसे पहले ग्रुप कैप्टन साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, आपने कल बताया था कि आपको ऐसा लगता है कि जो पहले दिन के अटैक थे जो अमेरिका ने ईरान ने किए और ईरान ने जो उसकी जवाबी कार्रवाई की, खास तौर से कुवैत में और दूसरे गल्फ के देशों में, इस कार्रवाई में आपने कहा कि ये एस्केलेशन लेडर पर नेक्स्ट स्टेप नहीं माना जाएगा। लेकिन आज जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया है, जिस तरह से पोर्ट सिटीज को निशाना बनाया है, जिस तरह से पोर्ट को निशाना बनाया है, आपको लगता है कि गंभीरता के लेवल पे ये एक स्टेप और चढ़ा है? दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं है कि ये हमले पहले के हमलों से ज्यादा विस्तृत और ज्यादा इफेक्टिव हैं।
क्या इन हमलों के बाद से अब बातचीत जो होनी थी 12 जुलाई ऑनवर्ड उस पर इफेक्ट पड़ेगा? क्या अमेरिका 12 जुलाई को बातचीत करने के विचार से अपने को हटा रहा है? और क्या अमेरिका 12 जुलाई को जो बातचीत करनी है उससे पहले अपने जो हमले हैं उसको कल और परसों थोड़ा सीमित रखेगा? अमेरिका की जो पेंटागन है उन्होंने बार-बार डोनाल्ड ट्रंप को एडवाइस किया है, हाल ही में भी एडवाइस किया है कि इस युद्ध का दायरा ज़्यादा बढ़ाकर शायद जीता जाना संभव नहीं होगा। जो दुनिया भर के मिलिट्री एनालिस्ट हैं, मिलिट्री साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका भी ये आकलन है कि ईरान के लोगों के ऊपर या ईरान की जो सत्ता है उसके ऊपर बम गिरा कर शायद उनको शर्तें मानने के लिए मजबूर किए जाने की संभावना बहुत कम है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अगर हमला करते हैं, रोड्स, ब्रिजेस, हाईवेज, बंदरगाह, इससे ईरान की इकोनॉमी और दिनचर्या पर तो अफेक्ट पड़ता है। लेकिन मिलिट्री तौर पर देखा जाए ठीक है, अच्छा हमला हुआ है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे एस्केलेशन मैट्रिक्स। देखिए, हर एस्केलेशन को जब बढ़ाया जाता है उसका एक राजनीतिक उद्देश्य होता है। अभी क्या उद्देश्य हो सकता है अमेरिका का? उन्होंने जो आज प्रभावी हमले किए हैं कल के मुकाबले, इससे क्या ईरान बातचीत के लिए तैयार हो जाता है? जाहिर बात है ईरान चाहता है बातचीत हो, इसीलिए इस्लामाबाद को चुना गया है क्योंकि ईरान हमेशा इस्लामाबाद को ज़्यादा कंफर्टेबल फाइंड करता है। तो अभी बातचीत कल या परसों या 12 तारीख तक क्या होगी, सबसे बड़ी बात यही है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है हो, गल्फ कंट्रीज चाहते हैं कि बातचीत हो और गल्फ कंट्रीज पे बमबारी ईरान ने की है, लेकिन गल्फ कंट्रीज से अभी भी फोन जा रहे हैं मार्को रूबियो को, जेडी वांस को कि बातचीत कीजिए, करवाइए। जी। नहीं, लेकिन अमेरिका तो साफ साफ मना कर चुका है। कल जो अंकारा के अंदर ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो साफ साफ मना कर चुके हैं कि भाई अब ईरान के साथ हमारी जो बातचीत का सीन है वो ओवर हो चुका है। डॉक्टर अजिताभ, क्या ट्रंप वाकई में सच कह रहे थे या आपको अभी भी लगता है कि 12 तारीख के बाद बातचीत हो चुकी है, हो सकती है, कतर और जो पाकिस्तान है वो एक बार फिर प्रयास करेगा, या पाकिस्तान की ये दुकान बंद है? अब आपको क्या लगता है सिर्फ कतर ही निगोशिएट करेगा? देखिए दीपक जी, कतर ही निगोशिएट नहीं करेगा, हम पाकिस्तान को ये लोग लेके चलेंगे, लेकिन पाकिस्तान तो मेरे हिसाब से कभी भी फ्रंट पे एज ए मीडिएटर था ही नहीं। कतर की भूमिका पहले थी, अब कतर की भूमिका और सशक्त होगी, क्योंकि देखिए कतर के ही इन्वॉल्वमेंट से ये एमओयू साइन हुआ और सीज फायर का बढ़ा और रुका भी। तो कतर एक बेहतरीन मीडिएटर साबित हुआ है, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि भरोसे की कमी जो अभी तक उसको पाटने में अमेरिका और ईरान सफल नहीं हो पाए हैं। न यूनाइटेड नेशंस, न कतर, न कोई देश इस स्थिति में है कि ट्रंप को मनवा ले या ट्रंप पे कोई गारंटी दे सकता है, क्योंकि जिस तरह से ईरान के अभी तक एक्सपीरियंस रहे हैं बातचीत के बीच में अटैक, तो ईरान साफ साफ जानता है कि भले ही उसको $300 अरब का लॉलीपॉप अमेरिका ने दिखा दिया है और कई सब्जबाग दिखाए हैं, लेकिन धरातल पर वो क्या रियलिटी उतरेगी, क्या उसको सही में मिलेगा? उसको सही में मिलाने के लिए एकमात्र हथियार जो WMD है वो हॉर्मुज है, इसीलिए वो हॉर्मुज को छोड़ना नहीं चाहेगा और ये सारी कवायद हॉर्मुज पे ही है। एक तरफ ट्रंप अगर हॉर्मुज को छोड़ते हैं तो जेसी पोआ को जैसे इन्होंने तोड़ा, अब उससे ज्यादा उनको चाहिए, उनकी दरकार है राजनीतिक रूप से भी, मिलिट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो चाहते हैं कि हम जीता विजयी अपने आप को दिखाएं, उसके लिए उनको ट्रंप को चाहे वो हॉर्मुज हो, चाहे न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, वो हर चीज चाहिए। अब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम तो अभी बहुत पीछे चला गया, हॉर्मुज पे पूरी कवायद है। हॉर्मुज किसी भी हालत में ईरान छोड़ने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है जिस दिन उसने हॉर्मुज छोड़ दिया, अमेरिका उसकी ऐसी की तैसी ऑलरेडी कर चुका है
जो भी उसने पेपर पे एक झूठ का पुलिंदा एमओयू के फॉर्म में दिया है उसको भी वो नहीं मानेगा। उसमें से एक कौड़ी भी राष्ट्रपति ट्रंप नहीं देने वाले हैं। ये भरोसे की कमी से ये इस स्थिति तक पहुंचा है। अभी भी मुझे लगता है कि मिक्स्ड फीलिंग है। ट्रंप ने दरवाजे बंद नहीं किए हैं क्योंकि ये लिमिटेड अभी जो वॉर है बहुत ही लिमिटेड है। एक कम सिविलियन एरियाज पे, ज्यादा मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे और वैसे एरियाज पे अटैक हुआ है जो हॉर्मुज को की पकड़ को मजबूत रखने में ईरान के सहयोग करता है। उन जगहों पे ज्यादा अटैक हुआ है। तो अभी भी बातचीत का ये स्कोप खुला है। मुझे लगता है कतर और आगे आएगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। ठीक है, कतर आगे आएगा, रास्ता निकलेगा, क्या इसकी संभावना बनी रहेगी? मलिक साहब से समझेंगे, क्योंकि अब ये कॉन्फ्लिक्ट का जो नया जिस जैसे होर्मुज को ईरान ने वेपनाइज किया, क्या ये होर्मुज के कब्जे की लड़ाई बन गई है? वहां पर माइंस का क्या हुआ? वहां पर जो रास्ते ओमान और ईरान को खोलने थे उसका क्या हुआ? कितने जहाज गुजरे और किस तरह के हालात इस वक्त होर्मुज के अंदर है, इसको समझेंगे एसके मलिक साहब से। इस बीच एपी के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बहरीन में तीसरी बार बजा है सायरन। आज सुबह से तीसरी बार बजा है सायरन बहरीन में। ईरान ने यूएस एयर स्ट्राइक का जवाब दिया है। बहरीन, यूएई और कुवैत, ये तीन जगह है जहां पर बार बार ये जवाब दिया जा रहा है। एसके मलिक साहब, किस स्ट्रैटेजी के साथ बहरीन, यूएई और कुवैत तो समझ आता है क्योंकि सेंटकॉम का हेडक्वार्टर वहां पर है, सेंट्रल कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत के अंदर है। मैं गया भी हूं जब इराक वॉर वहां पर कवर कर रहा था। लेकिन इसके अलावा बाकी दो देश, मलिक साहब, क्या ईरान के इसके पीछे स्ट्रैटेजी है और क्या आपको लगता है अभी भी बातचीत की गुंजाइश बची हुई है जो 12 तारीख से शेड्यूल्ड है? दीपक जी और पिंकी जी, सादर नमस्कार। सभी को पैनलिस्ट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। देखिए दीपक जी, जितनी सिचुएशन खराब हो चुकी है, इस सिचुएशन में ये तो नहीं कहा जा सकता कि बातचीत के दरवाजे पूरी तरह से बंद है। बैकडोर टॉक हमेशा चलती रहेंगी और उनके अंदर बीच में रास्ता निकालने की कोशिश भी करते रहेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंट्रीज का स्टेक इन्वॉल्व है। क्योंकि जो कंट्री जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था पूरी एक्सपोर्ट के ऊपर, ऑयल प्रोडक्शन, गैस प्रोडक्शन के ऊपर निर्धारित थी, डिपेंड कर रही थी, वो काफी हिट हुई है। और चूंकि शिपमेंट नहीं जा रहा है तो प्रोडक्शन करने का करके कितना आप उसका कर पाओगे? निर्यात नहीं हो पा रहा है, ऑल्टरनेटिव रूट नहीं है, एक दो रूट है, उसके ऊपर उनकी लिमिटेड कैपेसिटी है। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये 6 के 6 कंट्री है और जो छोटे मोटे और भी कंट्रीज है, ये सब एक्चुअली बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली टाइट फील कर रहे हैं। और यही रीजन था कि देखिए, इस पूरे 60 दिन का जो एमओयू साइन हुआ था, इसमें 60 दिन का एक प्रोविजन किया गया था। उसका मकसद ही यही था कि किसी तरह से हॉर्मुज से शिपमेंट शुरू हो जाए, लोगों की यानी बाकी कंट्रीज की भी एक तरह से इकोनॉमी चालू हो जाए और जो एक तरह से स्टॉल आया है, जो एक रुकावट आई है, वो थोड़ा दूर हो जाए। यही करते हुए उन्होंने उनकी बात पर इतना मानते हुए, जिसको हमें लगा कि पूरी दुनिया को कि ये तो ईरान की जीत हो गई, मुझे तब भी नहीं लगता था। मेरा तब भी यही एनालिसिस था कि देखिए, अमेरिका ने ये टैक्टिकल पॉज लिया है, टैक्टिकल टाइम गेन किया है, जिसके अंदर वो बातचीत करेगा। उसने सब कुछ सरेंडर नहीं किया था, बातचीत करेगा। बातचीत करके जिन चीजों पे मुद्दे एग्री करने वाले शायद मान जाए, नहीं तो अमेरिका हार्ड बार्गेन करेगा और ईरान के साथ जब बात नहीं बनेगी तो वही उसको तोड़ देगा। ये पहले तोड़ दिया, ये तो बातचीत शुरू भी नहीं हुई अभी तक। और बातचीत खत्म होने का जो 12 तारीख से है, मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा माहौल चेंज हो गया है। क्योंकि जो थोड़ा बहुत 3 महीने से, यानी अप्रैल के बाद से जो सीज फायर के तहत एक हल्का सा विश्वास जगा था कि बातचीत बैठ के हो सकती है, माहौल हो सकता है, अमेरिका के अमेरिका नहीं, ईरान के हमले ने और उसका अमेरिका के पलटवार ने, मैं इसको ऐसे बोलूंगा, इस माहौल को फिर वापस अविश्वास की इसकी खाई को दौर और चौड़ा कर दिया है। देखिए, कहानी यह है कि हमारे सभी वक्ताओं ने बताया है, मैं भी उसी चीज पर एक थोड़ा सा थ्रस्ट डालना चाहूंगा। पूरा का पूरा किस्सा, पूरा कहानी इस टाइम हॉर्मुज के ऊपर है। हॉर्मुज एक ऐसा चीज है जो कि एक चैनल है और ईरान क्या कहता है कि ओमान की तरफ से जो जाएगा मैं उसको भी मारूंगा। या तो मेरी लाइन फॉलो कीजिए, आई एम सॉरी, या तो मेरी लाइन फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको मैं निकलने नहीं दूंगा। बात, सवाल इसका नहीं है कि वो $2, $3, $1 पर बैरल बढ़ा रहा है। बात यह है कि वो अपनी एक व्यवस्था कायम करना चाहता है। उसको नहीं यकीन है कि अमेरिका उसके फ्रीज एसेट्स को डिफ्रीज करेगा या उसका जो पैसा है उसको मिल जाएगा। एक बात।
दूसरी बात यह है कि ईरान के अंदर इतना एक्सटेंसिव डैमेज हो चुका है, इतनी वहां पे बर्बादी हो चुकी है, ईरान को इमीडिएटली पैसा चाहिए। भले ही ईरान जो अपने आप को एक ऐसे बॉक्सर की तरह दिखा रहा है जो रिंग में पिट तो रहा है पर समाउ खड़ा है। पूरी दुनिया को लगता है कि खड़े होने वाला आदमी बहुत मजबूत है। ये हम मान सकते हैं कि वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सिचुएशन ईरान के फेवर में हमेशा है। मानने वाली बात है कि जो मिलिट्री टेक्टिशियन है, स्ट्रेटेजिस्ट है, वो इस बात को मानेंगे कि कोई भी देश हजारों किलोमीटर दूर आके किसी दूसरे देश की जमीन के पास उसके समुद्र में आकर लड़ रहा है, यानी अमेरिका लड़ रहा है, तो उसके लिए चीजें आसान नहीं होती है। और इन सब चीजें फैक्टर्स को अगर फैक्टर इन करें तो ईरान को आज जिस पैसे की जरूरत है उसी के लिए वो शॉर्टकट और क्विक मनी का एक जरिया हॉर्मुज को बना रहा है। और मुझे नहीं लगता कि ईरान जब तक अच्छी तरह से या तो उसके अंदर तबाही बहुत ज्यादा हो जाए या घुटने पे आ जाए, जिसकी संभावना अभी नियर फ्यूचर में नहीं लगती, क्योंकि समझौते तब होते हैं दीपक जी या तो दोनों पक्ष अपनी ठीक है मलिक साहब। मलिक साहब ने जो बात कही, मलिक साहब आपने जो बात कही मैं उसमें ऐड करना चाहता हूं। ठीक है, हॉर्मुज से उसको क्विक मनी चाहिए, लेकिन जो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका दे रहा है, जो एसेट्स फ्रीज कर रहा है, उनका नुकसान वो क्यों कर रहा है? इसको भी समझेंगे कि भाई जहां कई बिलियन डॉलर उसको अमेरिका से मिलने वाले हैं, उसके सहयोगी देशों से मिलने वाले हैं, एसेट्स डिफ्रीज होना है, इसके अलावा जो है वो उसके जो पैसे हैं वो डिफ्रीज होना है, इसका नुकसान ईरान क्यों कर रहा है? और क्या वाकई में वो जहाज ओमान की तरफ से निकले थे या अमेरिका ने जानबूझकर उन जहाजों का रेडियो कम्युनिकेशन बंद कराया था ताकि आईआरजीसी उनको निर्देश न दे सके? ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई की अंतिम यात्रा आज समाप्त हो रही है। तेहरान, कुम, नजफ और करबला से गुजरने के बाद आज खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद में सुपर्द खाक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को ईरान की धार्मिक और राजनीतिक एकजुटता का बड़ा प्रतीक माना जा रहा है। उनका शव ईरान के पवित्र शहर मशहद में इमाम रजा दरगाह के पास दफनाया जाएगा। यह खबर ईरान में गहरे शोक और राजनीतिक महत्व की है। खामनेई की अंतिम यात्रा को भव्यता प्रदान कर ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को अपनी ताकत का एहसास कराया है, बल्कि एकजुटता के साथ सख्त राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी की है। बता दें कि खामनेई की मौत 28 फरवरी 2026 में अमेरिकी इजराइल हवाई हमलों में हुई थी, जब उनकी उम्र 86 वर्ष थी। इस घटना के बाद उनके बेटे अयातुल्लाह मुस्तफा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुना गया। मौत के कई महीने बाद अंतिम संस्कार की तैयारियां की गई और उसके बाद ये अंतिम यात्रा निकाली गई और आज वो दिन है जब सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ये सुपुर्द खाक जब हो जाएगा, अब अंतिम यात्रा जो है वो निकल चुकी है दीपक सर, तो अब क्या, अब ईरान का बहुत आक्रामक रूप देखा जाएगा? देखिए, ईरान को ये तो लग गया है, अगर हम देखें तो ईरान को ये तो लग गया है कि पूरी जनता उसके सामने एकजुट है। जो विरोध प्रदर्शन कुछ महीनों पहले हो रहे थे, उसकी जगह राष्ट्रवाद का उभान और अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बदला लेने का जज्बा इस पूरे जो कार्यक्रम के दौरान हमको देखने को मिला। सुपुर्द खाक वो आज हो जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो दुनिया का मुस्लिम वर्ल्ड है उसने भी एकजुटता का संदेश दिया है। वहाँ पर 100 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हैं, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मोराल तो बूस्ट हुआ होगा। लेकिन जनरल माथुर, मैं आपसे समझना चाहूँगा, आज भी देखिए मशहद के अंदर एक बड़ी बिल्डिंग के में एक पोस्टर लगा हुआ है और बहुत बड़ा पोस्टर है जिसमें लिखा हुआ है वी विल किल ट्रंप। क्या ट्रंप के दिमाग में ये तस्वीरें भी होंगी? ट्रंप इन तस्वीरों को भी जाहिर सी बात है देख रहे होंगे। और जो हुंकार उभरी थी इस पूरे सुपुर्द खाक कार्यक्रम में वो ये थी कि हम अमेरिका से भी बदला लेंगे और इजराइल से भी बदला लेंगे। तो वहाँ के माइंडसेट के अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं है। कैसे देखते हैं आप इस पोस्टर को और कैसे देखते हैं इन नारों को कि हम अमेरिका और इजराइल दोनों से बदला लेंगे अपने सुप्रीम लीडर की हत्या का, मौत का? जय हिंद दीपक। देखिए, एक बात बिल्कुल क्लियर है, और वो बात जो आप अभी अगर हमने सुना हो, जो डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू था, शायद वो एयरफोर्स 1 के अंदर इंटरव्यू हुआ था, और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, क्लियरली उन्होंने कहा है कि मेरे ऊपर बहुत खतरा है और मेरा
ये जरूरी नहीं कि मैं हर बार लकी रहूं, क्योंकि उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि 4-5 बार अटेम्प्ट हो चुका है उनके उनकी लाइफ के ऊपर। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं जाऊंगा, मेरे साथ आप भी जाएंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियरली ट्रंप को पता है जैन साहब, कि उन्होंने जो तो अपने जज्बा जो बदले एयरफोर्स का वन है उसमें पत्रकारों ने पूछा आपने खिड़कियां क्यों बंद करवा दी, बोले इसलिए बंद करा दी कि मेरे साथ आप ना चले जाए। हाँ, और न केवल खिड़कियां बंद करवाई, उन्होंने लंदन में जाने के बाद जहाज भी बदला। देखिए ये चीज दिखा रही है कि उनको इस बात का पूरा इल्म है कि उनकी जान के ऊपर खतरा है। और जिस प्रकार का जो हमने सैलाब देखा ईरान तेहरान में और करबला में और इराक में, ये बहुत बड़ा मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस प्रकार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको मैं साफ बता देता हूं कि ये जो मौका दिखाया गया है वहां पर, और ये जो पोस्टर लगाया है इतना बड़ा, ये जो बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि दो जज्बे उनका बहुत रुतबा है। और दो जज्बे, उसमें पहला शहादत और दूसरा बदला। और यही चीज नजर आ रही है, और वो यही कह रहे हैं कि हम इस बदले को लेने के लिए कोई भी शहादत देने को तैयार हैं। मुझे लगता है ये मैसेज वहां पर दिया जा रहा है। ये तो बात हो गई जज्बाती। अब प्रैक्टिकल जो इशू मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि ईरान को कभी ना कभी अपने रुख में लचीलापन लाना पड़ेगा। दीपक, आप कुछ भी हम लोग कहते रहे कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, जो सत्य है वो ये है कि ईरान को पिछले 50 वर्षों में, और खास तौर पे पिछले 28 फरवरी के बाद से लेके आज तक, इतना आर्थिक नुकसान हुआ है कि वो उसको मुझे लगता है बहुत समय लगेगा उससे निकलने। आज ईरान को पैसे की बहुत सख्त दरकार है। और दूसरी बात में, जो इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं जज्बा, वो जज्बा अभी है क्योंकि उनके सामने काम नहीं और उनके पूरे परिवार के पार्थिव शरीर रखे हुए हैं। ये जज्बा भी कुछ समय के बाद चेंज होगा, जब आपका दिमाग के ऊपर आपके पेट का ज्यादा दबाव पड़ना शुरू हो जाएगा दीपक, तो ये जज्बा भी शायद बदली हो सके। मैं कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि होगा। तो इसलिए ईरान को इसको प्रैग्मेटिकली सोचने की जरूरत है। उनको कोर इश्यूज पर कोई लचीलापन दिखाने की जरूरत है, और वो अपने इस बदले के और इस शहादत के जुनून में कहीं ऐसा ना हो कि अपने देश को इतना नुकसान पहुंचवा दे कि उनको बाद में उभरने में कई साल कई दशक लग जाएं। ये क्योंकि अमेरिका के पास कोई कमी नहीं है गोला बारूद की, करोड़ों टन गोला बारूद वो ला करके इनके ऊपर डाल सकता है। ना उनके पास गोला बारूद की कमी है, और ना उनके पास गोला बारूद डिलीवर करने वाले मीन्स की कमी है। और आपने देख लिया 170 हमले तो हम देख रहे हो चुके हैं, और उन्होंने हर उस जगह पर प्रहार किया है जिससे कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, और जो उनके कम्युनिकेशंस, लॉजिस्टिक्स और इस प्रकार की चीजें, तो मुझे लगता है उनके ऊपर। और फिर एक हमला चाबहार पर, ये भी सिंबॉलिक हमला है, क्योंकि बाकी जितना ईरान का आयात निर्यात है वो इसके ऊपर काफी हद तक निर्भर करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाहर है ये वाला पोर्ट। तो वो यूं कह रहे हैं कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो हॉर्मुज, उसके बाहर वाले भी जो आपकी आर्थिक गतिविधियां मतलब चाबहार से भी हम आपको सप्लाई और सामान नहीं लाने देंगे। चाबहार से अगर आप सामान और सप्लाई लाने की कोशिश कर रहे हैं तो हम आपको बिल्कुल नहीं लाने देंगे, ये कहने की कोशिश कर रहा है अमेरिका इस हमले के बाद। और चाबहार, वहां पर हमारा ये अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट है, और लंबे समय तक वो स्ट्रेटेजिक पोर्ट हमने ईरान के साथ ये समझौता किया था ताकि हम जो ग्वादर का पोर्ट बन रहा है उसको काउंटर कर सकें। इसके लिए रणनीतिक तौर पर ये एक बहुत अहम पोर्ट है भारत के लिए। लेकिन ग्रुप कैप्टन साहब, यहां पर मैं समझूंगा कि भाई हॉर्मुज को आपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की तरह यूज करना शुरू कर दिया है, और ऑब्वियस सी बात है इससे इकोनॉमी प्रभावित होती है, इससे दुनिया की एक बड़ी पॉपुलेशन जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया, चाइना, कई दुनिया का एक बड़ा हिस्सा, पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ प्रभावित होता है। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या एक अल्टरनेट रूट ओमान की तरफ से विकसित किया जा सकता है? क्योंकि आपने कहा कि ईरान के थ्रू ये क्रॉस कर रहा था हॉर्मुज स्ट्रेट के अंदर। क्या ओमान से एक अल्टरनेट रूट विकसित किया जा सकता है? और क्या ये ओमान के थ्रू तीनों जहाज जाने की कोशिश कर रहे थे जिसके बाद IRGC ने इन पर हमला किया? जी हाँ दीपक जी, हो ये रहा है कि ओमान से जो ऑल्टरनेट रूट बताया जा रहा है,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई अगर हम मान लें करीबन 24 नॉटिकल माइल है, यानी करीबन 35-36 किलोमीटर है, तो आधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो ओमान का हो जाता है, करीबन 12 नॉटिकल माइल, और दक्षिण वाला पार्ट, और उत्तर वाला जो पार्ट है वो आधा करीबन 12 नॉटिकल माइल वो ईरान का है। अब ये जो नियम बनाए गए थे ये तो शांति काल के लिए बनाए गए थे। युद्ध काल में ये हर देश के ऊपर निर्भर है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के माने ना माने। ईरान ने फिलहाल डिसाइड कर लिया है कि पूरा का पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो ले लेगा। अगर हम एमओयू का जो 5वां बिंदु है वो अध्ययन करें, उसमें ये जिक्र किया हुआ है कि ईरान आने वाले समय में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को ओमान की मदद से डेवलप करेगा। यानी एमओयू में भी लिख दिया गया है कि ईरान और ओमान मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भविष्य में कंट्रोल करेंगे। एमओयू में लिखा हुआ है कि ईरान अपनी तरफ से सेफ पैसेज जो जहाज हैं उनको देगा। तो ईरान शायद काफी हद तक सेफ पैसेज दे रहा था। उसका प्रूफ ये है कि पिछले एक हफ्ते में कम से कम 70 जहाज पर्शियन गल्फ से निकलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चक्कर निकालकर अरब सागर पहुंचे हैं। अब एक विकल्प ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जो कि पर्शियन गल्फ कंट्रीज से एक पाइपलाइन बिछाई जाए। ये पाइपलाइन पर्शियन गल्फ कंट्रीज से शुरू होकर ओमान तक सीधा पहुंचती है और सीधा अरब सागर की तरफ पहुंच जाती है। तो उत्तरी अरब सागर में ओमान से जब इस पाइपलाइन को फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर लिया जाएगा, काफी हद तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लेकिन फिलहाल इस पाइपलाइन से एक दिन में महज 1.2 मिलियन डॉलर क्रूड ऑयल पंप हो सकता है। तो अंदाजा दे देता हूं कि एक जो पानी का जहाज होता है, टैंकर, नॉर्मल टैंकर, उसमें 2 मिलियन बैरल आ जाता है, और एक जो सुपर टैंकर होता है उसमें 4 मिलियन बैरल आ जाता है। तो 1.2 मिलियन अगर इस पाइपलाइन के थ्रू आ रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बाईपास करते हुए लैंड रूट से, तो जो जहाज है उसको भरने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, जो कि बहुत स्लो रेट है, बहुत ही कम है, क्योंकि हर रोज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 100 जहाज गुजर रहे थे इस युद्ध के पहले, और यहाँ पर जो मौजूदा पाइपलाइन है वो एक जहाज को भरने में ही 3 दिन लगाएगा। तो समय लगेगा इस तरह की पाइपलाइंस को आगे विकसित करने में। जी बिल्कुल समय लगेगा। और कितनी माइंस हटी हैं, क्योंकि अभी तो दिक्कत ये है ना कि 60 दिन के बाद ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि कुछ दिनों के अंदर ये माइंस हटा ली जाएंगी, लेकिन अमेरिका अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अब तो ये रुक जाएगा। ईरान भी स्ट्रगल कर रहा है, या ईरान पूरी जानकारी दे रहा है अमेरिका को, नहीं दे रहा है, क्योंकि उन्होंने भी अपने अपने माइंड स्वीपर्स लगा रखे हैं। तो हॉर्मुज स्ट्रेट के वेपनाइज होने के बाद हम जैसे देशों की क्या हालत होगी। तो ईरान ने यूएस पर जवाबी हमला किया है। ईरान का यूएस आर्मी के ठिकानों पर बड़ा हमला देखा गया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है, कतर, कुवैत और बहरीन पर अटैक किए हैं। एक के बाद एक बड़े अटैक एक दूसरे पर किए जा रहे हैं। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमले किए गए हैं। कुवैत के पेट्रियट मिसाइल इंटरसेप्टर सिस्टम पर अटैक किया गया। कतर के अर्ली वार्निंग सैटेलाइट एंटीना पर भी हमला किया गया है। बहरीन में अमेरिकी सेना के फ्यूल टैंक को निशाना बनाया गया है। तो ये बड़े अपडेट हैं, और एक बार फिर से, अभी तक हम शांति की बातें कर रहे थे कुछ दिन पहले, लेकिन एक बार फिर से अब हम हमलों की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से हमले एक दूसरे पर स्पीड में अब बढ़ते जा रहे हैं। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है अभी? आप इतने महीनों से इस युद्ध का कार्यक्रम कर रही है पिंकी, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? युद्ध बढ़ेगा? युद्ध अब लगातार बढ़ेगा और बीच में स्लो होगा, क्योंकि इतने स्पीड में अभी आगे नहीं देखा जाएगा, क्योंकि बीच बीच में यही होता है कि हम एक दूसरे पर बहुत आक्रामक रूप से हमले होते देखते हैं। बीच में बातचीत की कोशिश होती है, फिर काफ़ी धीमा पड़ जाता है, जैसे अभी हुआ। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो एटीट्यूड दोनों तरफ से देखा जा रहा है, और जो जुबानी जंग होती है वो जुबानी जंग बहुत हद तक उकसाने का काम करती है। सर ने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया ना मलिक साहब ने, कि भाई बॉक्सिंग का मैच होता है ना, हाँ। दोनों एक दूसरे को मारते रहते हैं, एटीट्यूड दोनों दिखाते हैं, भले से मार खा रहे हो, पिट रहे हो, लेकिन एटीट्यूड बिल्कुल दिखाना है। ईरान का ये एटीट्यूड किस तरीके का होगा डॉक्टर साहब,
क्या स्टेटस है वहां पर हॉर्मूज में जो सिचुएशन है, कितनी माइंस निकल पाई हैं, और क्या अमेरिका हॉर्मूज जो पूरी तरह से खुला हुआ था इस युद्ध के पहले तक, उसमें ईरान और ओमान के संयुक्त कंट्रोल की इजाजत देगा? क्या ट्रंप इसके लिए तैयार होंगे? क्या आपको लगता है डॉक्टर साहब? देखिए दीपक जी, ये हॉर्मुज पे ही सारा खेल आके एक तरह से रुक सा गया है। ये एक ऐसा ब्लैंक चेक है जो कभी भी इनकैश किया जा सकता है, और ईरान को अमेरिका की गलती ने, राष्ट्रपति ट्रंप की गलती ने ये एक तोहफा दे दिया है। ये इस युद्ध का सबसे बड़ा एक रिवार्ड कह लीजिए अमेरिका ने ईरान को दे दिया है, जो ईरान छोड़ना नहीं चाहेगा। वो शेयर करने की बात जो आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ओमान का और कहीं ना कहीं यूएई का भी अधिकार है उस एरिया पे, हॉर्मुज के जो एरियाज हैं, लेकिन ईरान इस चीज को मानने को तैयार नहीं है। और प्रॉब्लम यही आ रहा है क्योंकि वो जान रहा है कि ये एक इतना बड़ा डिटरेंस दिया है जो आगे भी एक गारंटर का काम करेगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को लगता है कि वो पावर से, ताकत से ईरान को झुका सकते हैं। मुझे लगता है पॉलिसी पैरालिसिस एक अमेरिका के की तरफ से हुई है। अगर उनको ये अटैक करना ही था तो पहले हॉर्मुज को सिक्योर करना था। ऐसा नहीं है कि हॉर्मुज ये पहली बार बंद हुआ है, पहले भी ऐसे वाकयात हुए हैं। तो अमेरिका ने पॉलिसी में डेफिसिट दिख रही है, हॉर्मुज को बिना सिक्योर किए वो उन्होंने अटैक किया, और उसका खामियाजा उनको और पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अब देखिए स्थिति ये है कि ना गल्फ के देश, ना दुनिया के कोई भी देश, खुद अमेरिका के अंदर भी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है और जो इकोनॉमिक्स है, कोई भी चाहेगा कि युद्ध बढ़े। युद्ध रुकने के पक्ष में सभी होंगे क्योंकि दुनिया इसकी तबाही देख चुकी है और ये इंस्टेंट है, इमीडिएट है ये, और स्कोप भी इसका बहुत लार्जर इंपैक्ट अगर देखें हॉर्मुज के बंद होने से, तो मुझे लगता है ये एहसास होगा। राष्ट्रपति ट्रंप ताकत की बात तो करते हैं लेकिन स्कोप वो छोड़ रहे हैं। अभी अटैक भी बहुत ज्यादा हुए हैं लेकिन ये कूटनीति, दबाव की नीति ज्यादा मुझे दिख रही है बनिस्बत की अमेरिका पूरी तरह से ईरान को सरेंडर करवा दे। ये होने से भी रहा, और ऐसा मुझे लगता है कि नियर फ्यूचर में ऐसी अमेरिका की ताकत भी नहीं है कि वो कर सके। ईरान इतना कैपेबल है कि छोटे छोटे पटाखे छोड़ के वो हॉर्मुज को कंट्रोल करता रहेगा, और ये गल्फ के देश फिर इंटर्न अमेरिका पे प्रेशर कोशिश करेंगे देने का कि कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकाला जाए। अच्छा दीपक सर, इसी बीच एक सवाल ये भी है कि क्या अगर बात की जाए तो माथुर सर, क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्या मलिक सर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अभी जैसे चुनाव को मद्देनजर रखते हुए डोनाल्ड ट्रंप अपने फैसले कई बार बदल देते हैं, कई बार अपना नरम रुख जो है वो दिखाने लगते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अभी कल तो उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है कि नहीं, हम कोई भी बातचीत अब नहीं करेंगे, एमओयू खत्म हो चुका है, तो जैसे जैसे इलेक्शन का ख्याल आएगा उसके बाद वो नरम पड़ते जाएंगे और फिर हो सकता है कि बातचीत के लिए वो यहाँ पर एक बार फिर से पहल करने की चाह रखें? क्या इलेक्शन में दिखाने के लिए ट्रंप कह रहे हो? अगर इसके दूसरे सिक्के के दूसरे पहलू को देखा जाए तो क्या अमेरिका को या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो दिखाना चाहते हैं? देखिए आपने कहा कि देखिए ईरान को मैंने बड़ा लीवरेज दे दिया, अब मैं फिर ठोकूंगा क्योंकि मेरी बात नहीं मान रहे। ये दोनों पहलू हो सकते हैं। आपको क्या लगता है कर्नल साहब? जी दीपक जी, इस बात से मना नहीं किया सकता, बिल्कुल पूरी संभावना है कि ट्रंप साहब कल सुबह अपने वक्तव्य में क्या बोल दे, क्या ट्रुथ सोशल पे आ जाए, इस बात पे नहीं है। लेकिन एक चीज बताऊं मैं आपको, ट्रंप साहब जो बोलते हैं ना पूरी दुनिया को कंफ्यूज रखते हैं। वो एक्चुअल पॉलिसी मेकिंग है वो भी जानते हैं। उनके पॉलिसी मेकर पेंटागन में बेवकूफ नहीं है, वो बना रहे हैं। और वो पूरी इस जो लल पीरियड रहा है इसके अंदर उन्होंने पूरी इंटेलिजेंस गैदरिंग की, अपनी पॉलिसी को और ज्यादा मजबूत किया है। पॉलिसी का मतलब है मिलिट्री स्ट्राइक की कैपेबिलिटी, और जहां जहां पे उनकी रणनीति के हिसाब से या मिलिट्री के हिसाब से जो ऐसे पॉइंट्स हैं उन्होंने टारगेट्स को पहचान आइडेंटिफाई करके रखा है। अगले अटैक जब आएंगे वो ऐसे नहीं आएंगे हवा में, वो फिर पिन पॉइंटिंग होंगे क्योंकि उनके पास सारे प्रायोरिटी वाइज टारगेट्स ऑलरेडी उन्होंने पहचान के रखे हुए हैं। अभी आ जाता हूं मैं दूसरी बात पे। देखिए ट्रंप साहब के यहाँ पे जो इलेक्शन आ रहे हैं वो सिचुएशन को इस तरफ लेके जाना चाहेंगे ताकि हवा में ये लगे कि जैसा कि आपने भी मेंशन किया कि जी
ट्रंप साहब पूरा सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ईरान है जो कि विलेन का रूप कर रहा है, बार बार बीच में फिर अटैक करता है, इसलिए अमेरिका को मजबूरनवश उत्तर उसका जवाब देना पड़ता है या काउंटर अटैक करना पड़ता है। इस हवा को तो वो बनाए रखेंगे, लेकिन बात यह है कि ये जो इस टाइम जो ऑपरेशन चल रहा है, इसके तहत फिर मैं आता हूं, देखिए कारण यह है कि जैसे अनुज सर बोल रहे थे, ईरान को अपना लेवरेज देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा, अगर नहीं देगा तो ये अटैक काउंटर चलते रहेंगे। ये बात ईरान के फेवर में जाती है मलिक कि सर। उसके पास लो कॉस्ट वेपन जो है, मलिक सर, माफी के साथ मलिक रोकना साहब चाहूंगी। इतना ही वक्त है, माफी के साथ रोकेंगे पिंकी, कल बिल्कुल फिर मलिक मिलेंगे सर, 2 बजे। माफी के साथ रोकना चाहेंगे, समय बहुत कम है हमारे पास, इस चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। लेकिन फिलहाल इंतजार यही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बयानों से एक बार फिर से पलट जाएं और शांति किसी भी तरीके से हो जाए। मुझे तो मुश्किल लगता है, क्योंकि ट्रंप ने हालांकि सोच समझ के वो कुछ नहीं करते, पर कुछ तो जो है विचार उनके सहयोगियों ने उनको दिया होगा। डोनाल्ड ट्रंप अब क्या करते हैं, क्या ये युद्ध लंबा खींचता है, और अगर खींचेगा तो फिर दुनिया के लिए एक नया संकट मुंह बाए खड़ा है।